हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 8 कर रहे थे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इसके जो पहले के टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है हम लोग का जेरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये जेरोम ब्रूनर जो हैं अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, और जिन्होंने संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव विकास पर नया सिद्धांत दिया। और जो इनका सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ जीन पियाजे ने एक कॉग्निटिव विकास की बात की है, वहाँ पे स्टेज की बात की है, तो ये भी बस उन्हीं की तरह स्टेज की बात करते हैं। लेकिन बस एक डिफरेंस है, जैसे कि वो 4 स्टेज बताते हैं और ये जो है वो 3 स्टेज की बात करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे उन्होंने पहला बताया था जो संवेदन सेंसरी मोटर का बताया था, फिर आप प्री ऑपरेशनल का बताया, फिर प्री ऑपरेशनल के बाद कॉन्क्रीट का बताया, ऐसे फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग उसके बारे में बताया। तो अब जो अगर हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ते हैं अधिगम की, या जिन्होंने दी है इसमें, जेरोम ब्रूनर जो है अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत दिया है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत से मिलता जुलता है। ठीक है, और उसके विकल्प के रूप में कहा जा सकता है। अब जो इनका ये भी एक संरचनावादी हैं, ये भी एक कंस्ट्रक्ट विस्ट हैं। उस जो ये थ्योरी है, जो विचारधारा है ये कंस्ट्रक्टिविज्म की, उससे ये प्रेरित हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो जीन पियाजे हैं या जो जेरोम ब्रूनर हैं, और साथ में अगर इससे अब हम आगे जो पढ़ेंगे सिबेल के बारे में पढ़ेंगे, या हम लोग और भी जो मनोविज्ञान के बारे में मनोवैज्ञानिक उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो लोग इससे संबंधित हैं कंस्ट्रक्टिविज्म से। ठीक है, तो अब इनकी जो थ्योरी है जेरोम ब्रूनर की, इसको हम एक तरह से बोले तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ये भी कहा जा सकता है। अगर आपके जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में, अगर इंग्लिश में तो नाम वही रहते हैं तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते, लेकिन अगर हिंदी में देखिए नाम चेंज हो जाते हैं तो आप लोग फिर उसको समझ नहीं पाते। इसलिए इंग्लिश में अगर आप उस टर्म को देख लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हिंदी में देखिए, इनकी एक तो इनकी थ्योरी को संरचनात्मक भी कहते हैं, और निर्मितवाद यानी कि निर्मितवाद थ्योरी भी इनकी कही जाती है। अन्वेषण का सिद्धांत, अन्वेषण का भी सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 3 नाम इसमें बताए हुए हैं। अब जो पियाजे ने, हमने पियाजे की थ्योरी को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पियाजे ने 4 स्टेज की बात की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने 3 स्टेज की बात की है। और जेरोम जो ब्रूनर हैं, इनकी 3 स्टेज की बात करते हैं। पहला जो स्टेज है इनका, पहले स्टेज में देखिए जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, 0 से 3 साल की बात हुई है। तो इसमें ये जो इनएक्टिव एज है, तो ये क्रियात्मक स्टेज है। इसमें जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अपनी बात को वो उसको कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता है। अगर उसको भूख भी लगी है या कुछ भी लगा है तो क्या करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, एक्शन करता है। तो मतलब जैसे मतलब अब वो चल तो पाता नहीं, हाथ पैर अपने हिलाता है। और तो इस तरीके के, अगर 3 साल तक के बच्चे की बात हो रही है तो थोड़ा थोड़ा वो जैसे बैठ बैठ पी पाता है, इस तरह की क्रियाएं कर पाता है। और तो इस समय क्या होता है, इस समय वो ज़्यादा जो एक्शन वाले उसके काम, क्योंकि भाषा नहीं जानता है, उसका इतनी थिंकिंग का भी विकास नहीं हुआ है, तो वो जो एक्शन बेस्ड जो का वो करता है, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं वो एक्शन बेस्ड रहती हैं, क्रियात्मक तरीके से करता है। यानी कि जो अपनी बातों का, अगर कुछ उसको ज़रूरत है कोई चीज़ की, रो रहा है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे रोना, हंसना या हाथ पैर हिलाना, इस तरीके की जो क्रियात्मक चीज़ें हैं वो करता है। ठीक है, और इसी से अगर वो बात को नहीं बता पाता, इस तरीके से उसके पेरेंट्स हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ करता है उसी को समझ कर उसी के तरीके से करते हैं। अगर उसको भूख लगी है या वो डर रहा है या खुश है, जो भी है वो एक्शन से ही पता चलता है। तो पूरी जो क्रिया रहती है वो एक्शन के बेस्ड रहती है। ठीक है,
दूसरी स्टेज की हम बात करें तो दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक स्टेज जो है वो 3 से लेकर 7 साल की उम्र तक रहती है, और इसको ये जो है इमेज बेस्ड है। यहाँ पे एक चित्र की बात होती है, छायात्मक प्रतिबिंबात्मक भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे आइकॉनिक की बात होती है, यानी कि क्या मतलब, यहाँ पे देखिए आपने जो बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा, जो 2 साल के 3 साल के बच्चे हैं, तो उनकी जो अल्फ़ाबेट की बुक भी होती है ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े चित्र, बहुत सुंदर और बहुत एक तरह अट्रैक्टिव चित्र बने होते हैं, जिससे कि बच्चा मतलब उसको देखने के लिए बहुत लायक रहता है। तो वो भाषा जो जो वहाँ पे सीख रहा है वो छाया से, यानी कि चित्र से सीख रहा है, इमेज से सीख रहा है। तो छोटे बच्चों को आपने क्लासेस में भी देखा होगा, या हम घर में भी पढ़ाते थे छोटे बच्चों को, जैसे एडमिशन नहीं कराया तो घर में भी पढ़ाते हैं। तो हम जो बुकें उनकी लाते हैं उसमें बहुत ही जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको सिखाना होता है, जैसे हिंदी की वर्णमाला सिखाइए चाहे इंग्लिश की सिखाइए, तो बहुत अच्छे चित्र उसमें बने होते हैं। तो इमेज की सहायता से, दृश्य की सहायता से सीखता है। तो ये इसकी आइकॉनिक स्टेज को कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो सीखता है, अपनी लर्निंग करता है। अब तीसरी स्टेज की अगर बात करें तो उसको सिंबॉलिक कहा जाता है, और ये है 8 साल से ऊपर तक के, 8 साल से स्टार्ट होती है, उससे ऊपर तक जाती है, और उसको संकेतात्मक भी कहते हैं। ये जो होती है ये लैंग्वेज बेस्ड होती है, इसमें बच्चा जो है भाषा को सीख लेता है। ठीक है, वो भाषा को बोल पाता है, और उसका अगर भाषा को बोल पाता है तो जो भाषा बोल पाता है तो उसकी थिंकिंग जो है वो भी डेवलप हो रही है, अमूर्त चिंतन भी उसका धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इसको हम भाषा या संकेतों के माध्यम से, यानी कि जो भी वो बात कह पा रहा है अपनी, पहले वो अपनी बातों को नहीं बोल पाता था क्योंकि उसको भाषा ही नहीं आती थी, अपनी जो अंदर के भाव को नहीं प्रकट कर पाता था। लेकिन अब जब वो भाषा को जान गया है तो यहाँ पे अपनी भाषा से, उसके संकेतों से, भाषा का यूज़ करके वो अपने भावों को बता सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, ये आपकी तीसरी स्टेज हो गई। तो अब उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है, तो ये जो जेरोम ब्रूनर हैं ये बात करते हैं स्पाइरल करिकुलम की। अब ये स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, अगर आपने देखिए यहाँ पे चित्र भी है, अगर आपने स्प्रिंग देखी हो, ठीक है, तो स्प्रिंग में देखिए क्या होता है, किस तरीके से घुमावदार, यानी कि जो घुमावदार, जैसे सांप के, जैसे सांप इसको स्पाइरल कहा गया, सांप के तरीके की घुमावदार या स्प्रिंग के तरीके की घुमावदार की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि एक से दूसरी कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जो नीचे वाली आप देख रहे हैं, नीचे अगर सरल से, इसमें ये होता है, इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ अगर बच्चे को सिखाते हैं, कोई भी शिक्षा देते हैं, कोई भी पाठ्यक्रम कराते हैं, कोई भी कंसेप्ट सिखाते हैं, तो सरल से कठिन की तरफ जाते हैं। आपने क्लासेस में देखा होगा, पहले बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है, छोटी चीज़ें सिखाई जाती है, जमा घटा सिखाई जाती है, उसको फिर उसके बाद उससे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो सिखाई जाती, एकदम से उसको हम बड़ी वाली चीज़ें, मैथ में भी बहुत सी या और भी चीज़ों में देखा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे को जो सरल से लेके कठिन, यानी सरल से हम कठिन की ओर जाते हैं, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं। और इसमें एक बात ये होती कि जो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, अब जब आप वो ऊपर जाएगा, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, तो वो जो प्रीवियस नॉलेज है उससे वो सहायता उसको मिलेगी। ये नहीं कि वो हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो प्रीवियस नॉलेज भूलता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए एक में एक चीज़ फंसी हुई है, यानी इसका मतलब ये है कि एक कड़ी से हम दूसरी कड़ी को निकाल नहीं सकते हैं। यानी अगर वो जो उसको पहले नॉलेज दी गई है, उसी नॉलेज पे ये जो आप नॉलेज दी जा रही है, कॉम्प्लेक्स एंड नई लर्निंग दी जा रही है, वो उस पे उससे संबंधित है, उसी पे आधारित है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा सरल से जब टीचर उस बच्चों को पढ़ाए तो पहले सरल चीज़ों को बताएगा, फिर वो कठिनता की तरफ या कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, जिससे कि बच्चा अगर पहले उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखा दी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, वो डर जाएगा, वो क्लासेस में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए बच्चे को पहले सरल से कठिन की तरफ ले जाएंगे, इसी को स्पाइरल करिकुलम कहते हैं, जैसे कि इसमें चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, इसमें होता है सहयोग।
सहयोग देना या मचान भी इसको बोलते हैं। ये आपके नेट के पेपर में आ चुका है, पहले पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें भी आ चुका है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेज ऐसी होती है कि जब बच्चा कोई सरल टास्क दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, तो वो उसको आसानी से कर लेता है, ठीक है। फिर एक स्टेज आती है कि उसको थोड़ा और मुश्किल देते हैं, फिर और मुश्किल देते हैं, इस तरीके से उसकी लर्निंग को बढ़ाया जाता है। लेकिन जब एक ऐसी स्टेज आती है कि बच्चे को वो अपने आप नहीं कर पाता, तो उसको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो उससे ज़्यादा बड़े हैं, काबिल हैं, उनसे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी कि सहयोग या मचान। अब आपने देखा होगा कि जैसे कोई चीज़ है बच्चे को समझ नहीं आ रही, जैसे छोटे क्लासेस में कोई उसको सम दिए गए, कोई चीज़ें सिखाई गई तो उसने कर लिया। लेकिन जब उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने आप नहीं कर पाता, तो वहाँ टीचर की ज़रूरत होती है कि उसको हिंट दे, गाइडेंस दे कि बच्चा कैसे करे। तो वहाँ पे उसी को हम लोग कहते हैं सहयोग या मचान या स्कैफोल्डिंग। जब बच्चा कोई टास्क नहीं कर पाता तो उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन दिया जाता है, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टर्म है ये सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने दी है, 1947 में दी है ये टर्म। और इसमें अगर अब ये इनकी सारी जो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं जो हमारे यूनिट 8 में पढ़ाया गया है, जो वो सिलेबस में है कि जो हम लोग अनुदेशात्मक अभिकल्प में इसका क्या यूज़ है इनकी थ्योरी का, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अब इन्होंने बताया है, स्टेज की बात की है, तो अगर स्टेज में जब तीसरी स्टेज में देखेंगे, जैसे जैसे उनका जो अमूर्त चिंतन है वो बढ़ रहा है, उसकी तरफ थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो उनकी एज के हिसाब से उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ उनको करवा सकते हैं। और दूसरी बात है कि रेडीनेस का ध्यान रखेंगे, बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से ध्यान में रखते हुए अनुदेशन करेंगे। जैसा कि आपने पियाजे में भी देखा था कि वहाँ पे हम लोग उनकी कौन सी स्टेज में बच्चा है उसको देख के हम उनको हर काम करवाते थे, जो भी सिखाना है उसको ध्यान में रखते थे। उसी तरीके से इसमें भी बच्चों की रेडीनेस को देखा जाएगा कि इसकी जो जो उसका ज्ञान का विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी कहाँ तक हुई है, उसके हिसाब से उसको सिखाया जाएगा। अब छोटी क्लास का बच्चा है, मान लीजिए सेकंड में पढ़ता है, उसको आप अगर 8 के सम कराने लग जाएंगे, 8 की चीज़ सिखाने लग जाए तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो हमको सिखाते टाइम ये देखना है कि बच्चे का कॉग्निटिव विकास कितना हुआ है, उसके हिसाब से बच्चा कितना रेडी है उस ज्ञान को लेने के लिए, तभी उसको सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कहाँ पे, जब अनुदेशन अभिकल्प हम बनाएंगे, अनुदेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, तब हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे बताए हैं कि अनुदेशन में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अनुदेशन में स्पाइरल करिकुलम का ध्यान दिया जाएगा। यानी कि मतलब ये है कि जो सिंपल चीज़ें हैं, जो सरल चीज़ें हैं, पहले बच्चे को बताई जाएंगी, और ताकि उसका पढ़ने में उसका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा डेवलप हो जाए, ठीक है। अगर पहले ही कॉम्प्लेक्स बता दी चीज़ें ना तो पहले ही भाग जाएगा वो। तो पहले उसको सिंपल चीज़ें बताइए ताकि उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा हो, उसको जितनी सरलता से हो सके, चित्र के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से उसको हर चीज़ से शिक्षा दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, इसी को स्पाइरल करिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपने अनुदेशन तकनीक में टेक्निक जो सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है कि डिस्कवरी लर्निंग खोज, जो बच्चे को अब अमूर्त चिंतन उसका विकास हो चुका है तो हम उसको डिस्कवरी लर्निंग करा चुके हैं, उसको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई डिस्कवरी लर्निंग उसको करा सकते हैं। मतलब कि कोई कंसेप्ट देंगे, वो अपनी तरीके से किस तरीके से खोजबीन से उसको कर रहा है, कैसे हल कर रहा है, वो देखेंगे हम, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं, यानी कि उससे कोई भी कंसेप्ट अगर सिखा रहे हैं, पहले सिखा दिया, फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो बच्चा कहाँ तक उसको सीख पाया है, तो क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग भी करा सकते हैं। और 6 पॉइंट है कि सीक्वेंस में कराना, बच्चे को जो भी हम कराएंगे वो सीक्वेंस में कराएंगे, एक क्रमानुसार कराएंगे, ठीक है।
7 पॉइंट है कि स्कैफोल्डिंग की सहायता से बच्चे को नए या कॉम्प्लेक्स स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं स्कैफोल्डिंग क्या होती है, उसमें बच्चों को बच्चों जो बच्चे जो भी टास्क खुद नहीं कर पाते हैं, उनको मुश्किलें होती हैं, वहाँ पे सहायता की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे टीचर, चाहे उनके बड़े भाई बहन हैं, चाहे उनके पीयर ग्रुप है, लेकिन वो उनसे इंटेलिजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता से कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स स्किल हैं, जो कठिन हैं, जो नहीं कर पाते, उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये जो स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट है, वो भी हम अनुदेशन टेक्निक में लगा सकते हैं। तो आई होप माय स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, उसके कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों उसको लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।